साई राम बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड साई राम। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी पार्ट 2 फसलों के त्यौहार के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, व्याकरण का सेकंड चैप्टर वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे हम? व्याकरण का सेकंड चैप्टर है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है बच्चों? जिस प्रकार ईंट से ईंट जोड़कर भवन बनता है, उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण और वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनता है। वाक्यों से भाषा का स्वरूप बनता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसे अक्षर भी कहते हैं। तो देखो बच्चों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं। ये अभी आपने जिस प्रकार ईंट से ईंट जोड़कर क्या हम घर बनाते हैं, उसी प्रकार से वर्णों से वर्ण को जोड़कर शब्द और शब्दों से शब्द जोड़कर वाक्य और वाक्यों से वाक्यों को जोड़कर भाषा तैयार होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। हम किसी भी भाषा को बोलने के लिए सबसे पहले क्या प्रयोग करते हैं? वर्ण। और वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण क्या होता है? जिसके टुकड़े ना किए जा सके, वह ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ई, क, प, आ, री, म, ल, स, ये सब क्या है? वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। हिंदी में वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन है। कितने? 11 स्वर और 33 व्यंजन है। इन्हें हमेशा निश्चित क्रम में लिखा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो वर्ण कहलाती है। जैसे अ, आ, ई, का, ख, ग, घ, कुछ भी, ये वर्ण, ये सारे क्या है? वर्ण है। और वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो हिंदी की वर्णमाला में कितने? 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। तो इस प्रकार से वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। देखो, हम लिखते हैं, जब वर्णमाला लिखते हैं तो आ ई से शुरू करते हैं और अक्षर ज्ञ तक क्रमबद्ध ढंग से लिखते हैं। तो वही जो वर्णों का क्रमबद्ध समूह है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। ऐसे तो नहीं लिखते आ, का, चा, न, फा, द, ये इस तरह से तो नहीं लिखा जाता है। वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है। तो जो ये व्यवस्थित क्रम लिखने का जो तरीका उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में स्वर, देखो स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अंग और आह ये स्वर नहीं है, ये क्या है? आयोग वाह है। आगे जाके आप इनके बारे में पढ़ोगे कि अंग और आह क्या ना तो स्वर में काउंट होते हैं और ना ही व्यंजनों में काउंट होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आयोग वाह। अभी आप पढ़ोगे आयोग वाह कैसे हैं ये। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर क्या है? स्वर को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। हम स्वर की सहायता से ही व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। ये इसका अंतर भी है। अगर आपके पास लिखने के लिए आ गया कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, तो यही है, स्वर बिना किसी वर्ण के मदद के बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है।
स्वर के प्रकार। स्वर के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखो ह्रस्व स्वर जो ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व का मतलब है छोटा, अ ई उ री, ये क्या है ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब है बड़ा, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ आओ, ये क्या है दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर होते हैं ओम, जैसे हम किसी को बुलाते अरे, इस तरह के जो वर्ण यूज करते हैं वर्णों को, तो वो क्या कहलाते हैं प्लुत स्वर। तो अभी आपको ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है। आ ई उ री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये 4 प्रकार के अ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये 4 होते हैं। फिर आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर उच्चारण करने, जिन्हें उच्चारण करने के लिए ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं, आ ई उ ए आई ओ आओ। फिर आता आपका प्लुत स्वर। इन स्वरों का उच्चारण में तिगुना समय लगता है, यानी ह्रस्व और दीर्घ से अधिक समय जिन स्वरों के उच्चारण करने में लगे उसे क्या कहते हैं प्लुत स्वर। इसमें मुख्यतः ओम बोलते हो ना, ओम, तो इसमें बहुत काफी समय लग रहा है। अ बोलने में दुगना तिगुना समय लग रहा है, आ से तिगुना समय लग रहा है। अ प्लुत वो ह्रस्व स्वर, आ दीर्घ स्वर और ओ प्लुत स्वर। तो फिर है आपका हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। समय समय पर हिंदी ने अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि के शब्द ग्रहण किया, आदि के वर्ण ग्रहण किया है। शब्दों के साथ कुछ ध्वनियों को भी स्वीकार किया जिन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। देखो बच्चों कि जो हिंदी भाषा है वो ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि के आधार पर निर्धारित है। जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसे ही उन अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्वन्यात्मक भाषा मतलब ध्वनि के आधार पर है। तो समय समय पर हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, फारसी का भी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं का भी हम इसमें हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आगत ध्वनियाँ। क्या कहा जाता है, आगत ध्वनियाँ, जो कहीं से आई हुई। जैसे हम स्कूल बोलते हैं, स्कूल क्या है अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हिंदी में क्या है विद्यालय। लेकिन हम रोजमर्रा की उसमें हम विद्यालय बहुत कम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, कभी नहीं बोलते हम विद्यालय जा रहे हैं। कभी बोलते हो नहीं, हम क्या बोलते हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। तो स्कूल क्या है अंग्रेजी का शब्द है। तो इस तरह से हमने हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का या उर्दू, फारसी इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आगत ध्वनियाँ। आ क्या है, अंग्रेजी भाषा को ग्रहण करने के समय इसके स्पष्ट उच्चारण के लिए आ की ध्वनि को भी ग्रहण किया गया है। जैसे फ्रॉक, बाल, चाक, डॉक्टर आदि। ये आ जो है ये कौन सी भाषा का वर्ण है, अंग्रेजी भाषा का। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने अंग्रेजी भाषा के वर्णों का प्रयोग किया है। जैसे ज, फ, अरबी तथा फारसी शब्दों के साथ इन ध्वनियों का भी हिंदी में ग्रहण किया गया है। उदाहरण जैसे जहर, फिक्र आदि। तो ये जो शब्द हैं ये फारसी भाषा के शब्द हैं। फिर है हलंत। अब देखो हलंत का प्रयोग कहाँ होता है। हलंत हम शब्द के नीचे एक छोटी सी डंडी का प्रयोग करते हैं। कई बार देखा होगा आपने, हम क्या है जब कई शब्दों के नीचे हम एक छोटा सा डंडा खींचते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हलंत। क्या कहते हैं हम, हलंत। जैसे आपने यहाँ पे देखा है ला,
ये स, म और हा, इसमें आपने जो आपकी जो ये रेखाएं खींची गई हैं, नीचे एक लाइन खींची गई है, वो क्या आपका हलंत का, इसे हम क्या कहते हैं, हलंत। तो आपको मैंने बताया था कि व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन जहाँ पर ये व्यंजन नहीं होते, यानी जहाँ पर व्यंजनों में आ नहीं जुड़ा होता है या स्वर रहित होते हैं, उन व्यंजनों के नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? वो हलंत का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आ रहित वर्णों के लिखने में हम हलंत का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है हलन। तो ये थे हलंत। फिर आपका आता है विसर्ग। विसर्ग क्या है? फिर आपका आता है विसर्ग। किसी व्यंजन के बाद यदि विसर्ग लगा हो तो उसका उच्चारण ह की तरह होता है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः आदि। जब ये दो बिंदु रखे जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, विसर्ग। इन दो बिंदुओं को क्या कहते हैं, विसर्ग। तो इनका प्रयोग हम क्या है, अक्षर संस्कृत शब्दों में ही इनका प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका विसर्ग के बाद आपका होता है अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार क्या है? अभी आपने पढ़ा अनुस्वार, यह व्यंजन का चिन्ह है जिसका प्रयोग वर्णमाला के 5 वर्गों के अतिरिक्त होता है। यह व्यंजन का चिन्ह, इसका प्रयोग वर्णमाला के 5 वर्णों के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। यानी जैसे हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये है तो हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, ङ। तो जो ग है उसके स्थान पर हम ये बिंदी जो रखते हैं, तो ये क्या है, बिंदी का जो प्रयोग हम ये करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, इनकी जो बिंदियाँ रखी जाती है, पंख, पंख में हम ये ग ना लिख के बल्कि ऊपर क्या है, बिंदु लिख देते हैं, जैसे पंच। तो पंच में हम या ना लिख के क्या करते हैं, ऊपर बिंदी रख देते हैं। सुंदर, तो सुंदर में आधा ना लिखकर हम ऊपर बिंदी रख देते हैं। घंटा, तो अणा के स्थान पर हम क्या है, बिंदी रख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अनुस्वार। क्या होता है, अनुसार। अब आता हमारा अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? अनुनासिकता स्वरों का गुण है। जब हम स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से करते हैं तो वह स्वर अनुनासिक हो जाता है। जैसे हम ईंट, जिन स्वरों का उच्चारण हम नाक और मुंह दोनों से करते हैं, मुंह और नासिका से, तो उन स्वरों को क्या कहा जाता है, अनुनासिक। तो आपने चंद्र बिंदु सुना होगा, तो चंद्र बिंदु क्या कहलाता है, अनुनासिक। और जो सिंपल बिंदु रखा जाता है वो होता है अनुस्वार। याद रखना, अनुस्वार और अनुनासिक क्या है। तो अनुस्वार वो शब्द होते हैं जिनके लिए हम क्या है, सिंपल बिंदु का प्रयोग करते हैं। यानी हर अक्षर, हर 5 प्रकार के आपके वर्णों के वर्ग, व्यंजनों के वर्ग हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इनके अंत में जो वर्ण आता है उसकी बिंदु के रूप में हम जिन उन शब्दों वर्णों के स्थान पर हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म के स्थान पर कई बार हम माँ की जगह हम ऊपर बिंदु रख लेते हैं। अण की जगह पे हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। न की जगह पे हम बिंदु का प्रयोग अदर न लिख के बल्कि बिंदु का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अनुस्वार। और जहाँ पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हम नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अनुनासिक। तो अनुनासिक जैसे ईंट, मैं, उन्हें, क्यों आदि, ये
क्या कहलाएंगे, अनुनासिक। और इनमें हम चंद्र बिंदु का प्रयोग जो होता है, चंद्र बिंदु हमारा अनुनासिक कहलाता है। फिर है शिरोरेखा। शिरोरेखा क्या है तो अब बताऊंगी मैं आपको। शिरोरेखा बेटा देखो, हिंदी तथा संस्कृत वर्णों के ऊपर जो खींची जाती है वो क्या कहलाती है, शिरोरेखा। हम हमेशा जैसे आके ऊपर से जो डंडी खींचते हैं, जब हम कोई शब्द लिखते हैं हिंदी में, तो जैसे हम इंग्लिश में ए लिखते हैं तो उसके ऊपर हम कोई लाइन नहीं खींचते, लेकिन आ लिखते हैं तो आ के ऊपर हम एक लाइन खींचते हैं, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, शिरोरेखा। हिंदी तथा संस्कृत के वर्णों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है वो क्या कहलाती है, शिरोरेखा। स्वर तथा उसकी मात्राएं, व्यंजन के साथ स्वरों का जो चिन्ह होता लगता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। सभी के रूप में लिखा जाता है। यानी अब मात्राएं क्या होती हैं, अभी तक आपने पढ़ा कि वर्ण क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जाए वो वर्ण कहलाता है। वर्णमाला क्या है, किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर वर्ण कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने प्रकार के हैं, 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अभी आपके सिलेबस में यही है। व्यंजन अभी बाद में होगा। हलंत, फिर आता है आपके हलंत क्या है, जो क्या है, आ रहित व्यंजनों के साथ। मैंने आपको बताया था व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन जिन व्यंजनों में स्वर नहीं जुड़ा होता है उन्हें कहते हैं स्वर रहित व्यंजन। और स्वर रहित व्यंजनों के नीचे हम एक छोटा सा डंडा खींचते हैं जिसे हम हलंत कहते हैं। फिर है विसर्ग। किसी व्यंजन के बाद यदि 2 बिंदुओं का हम प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं हम विसर्ग, और ये मूलतः संस्कृत शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। फिर है अनुसार। यह व्यंजन का चिन्ह है। इसका प्रयोग वर्णमाला के 5 वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है, जैसे पंख, पंच, घंटा, सुंदर इत्यादि। अनुनासिक, जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उसे क्या कहते हैं हम, अनुनासिक। और इसका प्रयोग हम मूलतः चंद्र बिंदु के रूप में करते हैं। फिर आपकी है शिरोरेखा। शिरोरेखा क्या है, हिंदी तथा संस्कृत शब्दों के ऊपर खींची जाने वाली रेखा शिरोरेखा कहलाती है। अब आता है आपको स्वर तथा उनकी मात्राएं। देखो मात्राएं क्या होती हैं, जो हम स्वर हैं उनकी अपनी एक निश्चित चिन्हों का प्रयोग हुआ है, उनकी मात्राएं हैं, और उन स्वरों, उन चिन्हों को क्या कहते हैं, साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है, स्वरों का जो चिन्ह होता है उन्हें स्वर की मात्रा कहा जाता है। तो बच्चों तो आज के लिए हम